हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैरिट्स या फिर उसका मीनिंग, डीमेरिट्स, फीचर्स देखने हैं तो आप इससे पहली वाली वीडियो मेरी जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बहुत इजी तरीके से आज समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे कि पहली है आपकी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी होती है? ये कंज्यूमर्स के लिए बनी होती है जिनको अपने घर के गुड्स खरीदने होते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे, इसीलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया जाता है। दूसरी चीज इसलिए भी बनाया जाता है जिससे कि जो मिडलमैन्स हैं वो अवॉइड हो सकें। इसका बनने का ऑब्जेक्टिव इसीलिए यही है कि इसमें से मिडलमैन्स जो हैं वो हट सके और गुड्स की सप्लाई जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, हाई क्वालिटी पे और रीजनेबल प्राइस पे लोगों को गुड्स जो है वो मिल सके। इसलिए ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। इसकी जो मेन एक्टिविटीज वो यही है कि जो मेंबर्स हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो गुड्स को परचेज करते हैं डायरेक्टली होलसेलर से बल्क में, और फिर उसके बाद उन गुड्स को बेचते हैं आगे मेंबर्स को, और कई बार नॉन मेंबर्स को भी बेच देते हैं। तो ये थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म्स की कौन उन्हें बनाता है और उनके बनाने के पीछे का कारण क्या है और उनके फंक्शंस क्या हैं। ये कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जो है वो बने होते हैं। इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड करवाते हैं, और इसमें मिडलमैन को एलिमिनेट करने का मेन मोटिव होता है। एंड में हमने आपको ये टैबुलर फॉर्म में सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन बनाता है और इसके फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी मेन एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस क्या हैं। तो एंड में और अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि टैबुलर फॉर्म में हमने आपको दिखाया है। तो अभी पहले थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में समझते हैं, फिर टैबुलर फॉर्म में भी समझेंगे। तो ये थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो कि कंज्यूमर्स के लिए बनी है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है ये छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए अपना इनपुट देना चाहते हैं और जो भी उससे आउटपुट आता है उसको बेचना चाहते हैं, ये उनके लिए बनी होती है। और ये इससे जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प होती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर सके, एक रीजनेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा सके, और दूसरी चीज जब उससे उनका आउटपुट आ जाए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन जाए, तो उसको वो बहुत अच्छे से मार्केट कर सके आउटसाइडर्स को। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसके लिए बनी होती है? ये भी उन प्रोड्यूसर्स के लिए बनी होती है जिनको एक ऐसी मार्केट चाहिए जो फेवरेबल हो, जो उनके हक में हो, जिसमें उनका गुड्स बहुत अच्छी तरीके से बिक सके। ये इसलिए बनी होती है जिससे कि प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। मिडलमैन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। तो प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके, इसलिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। और ये इसलिए भी बनी है जिससे कि अपने मेंबर्स को आउटपुट देने के लिए एक फेवरेबल मार्केट जो है ये सोसाइटी वाले लोग प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को और अपने आउटपुट को सेल करना एक बेस्ट प्राइस पे, और जो भी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है, जो भी मार्केटिंग करने में कुछ प्रैक्टिसेस होती है, लाइक अगर तोलने में गुड्स को सही तोला जाए, गलत ना तोला जाए, वेइंग या फिर मेजर करा जाए, या फिर उनकी जो अकाउंट्स है मतलब प्राइसेस ऐसे लगाए जाए जो कि रीजनेबल हो, जो सामने वाला अफोर्ड कर सके, हाई प्राइसेस या अननेसेसरी प्राइसेस ना रखे जाए। तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इसलिए ही बनी होती है जिससे कि वो
प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। नेक्स्ट आपका है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अब हम 4th पे हैं, जिसका नाम है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों होती है? फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए बनी होती है, जिनको खेती बाड़ी करनी होती है। और ये इसलिए होती है जिससे कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा उनके एग्रीकल्चर आउटपुट मिले और उनको रीजनेबल प्राइस पे अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स मिल सकें, उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशनल फैसिलिटीज जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकती है वो इनको दे। बेटर क्वालिटी की मशीनरी इनको प्रोवाइड करवाई जाए और मॉडर्न टेक्निक्स इसको प्रोवाइड कराया जाए। इसमें मेंबर्स वही होते हैं जो फार्मिंग एक्टिविटी को पूरी तरीके से अच्छे से चलाना चाहते हैं, वही लोग इस सोसाइटी में आते हैं, इस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जिससे कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको गलत चीजें जो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है, बेकार क्वालिटी के सीड्स जो उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उससे उनको बचाया जा सके। तो ये फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो लोग बनाते हैं जिनको क्रेडिट की जरूरत होती है, जैसे कि लोन्स की जरूरत है। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? ये सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करवाती है और ये भी लोगों में आदत डालती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पैसों को सेव कर सके। ये लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है अपने मेंबर्स से और उनको लोन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इससे क्या होता है? इजीली क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट हम इजीली उनको सामने वाले को दे सकते हैं, लोन इजीली प्रोवाइड हो जाता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बनी होती है। ये उन लोगों के लिए बनी होती है जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है एक लोन के फॉर्म में। लास्ट जो है वो ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी बोल सकते हैं। ये जो सोसाइटी है ये उनके लिए बनी होती है जिनको रेजिडेंशियल हाउसेस की जरूरत होती है, जिनको अपने घर की जरूरत होती है। तो ये सोसाइटी क्या करती है? ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करती है, उनको लैंड दिलवाती है, उनको उनके लैंड पे डेवलपमेंट करवाती है। मतलब इन द सेंस कि अगर उस पर कोई भी काम करवाना है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है कि वो उस पर काम करवाए। कंस्ट्रक्शन करवाना हाउसेज या फिर फ्लैट्स का, और फिर वो हाउसेज और फ्लैट्स बन जाए तो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवाना। ये कंस्ट्रक्ट करती है फ्लैट्स और प्लॉट देती है अपने मेंबर्स को, जिसपे मेंबर्स अपनी मर्जी से घर जो है वो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। अपनी मर्जी से। इसका एम यही है कि वो हाउसिंग प्रॉब्लम्स को मेंबर्स की सॉल्व कर सके, जैसे कि वो जो है उनको ये फैसिलिटी भी दी जाती है कि वो अपनी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेन एम था। अब हमने आपको टेबुलर फॉर्म में, जैसा कहा था मैंने आपको कि हमने टेबुलर फॉर्म में आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया है, जो कि बहुत इजी तरीके से समझाया गया। देखते हैं, देखिए ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। फिर हमने लिखा है कि हु फॉर्म, मतलब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को किन्होंने बनाया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सोसाइटीज क्यों बनी है, और इनकी एक्टिविटीज क्या है, यानी कि इनके फंक्शंस क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो 1 बाय 1 करके एक बार फिर से ब्रीफली अच्छे से समझते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि आप जानते ही हैं कि सिर्फ कंज्यूमर के लिए बनी है। कौन बनाता है इसे वो लोग बनाते हैं जिनको अपने हाउस होल्ड गुड्स को रीजनेबल प्राइस पे बेचना होता है, जिनको चाहिए होते हैं, तो वो लोग इसको बना देते हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, और सोसाइटी का इसमें मेन एम होता है कि वो मिडिल मैन को अवॉइड कर सके। और ये जो सोसाइटी है ये गुड्स को बल्क में परचेज कर लेती है होलसेलर से, और फिर उसके बाद अपने गुड्स को मेंबर्स को बेच देती है, जिससे कि मिडिल मैन जो है वो अवॉइड हो जाए, और अगर जो भी उसके बदले में प्रॉफिट होता है वो उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैपिटल के बेसिस पे जो कि मेंबर्स ने अपनी सोसाइटी में करे हैं, और या फिर उन्होंने कुछ खरीदा है इंडिविजुअल मेंबर से, तो उस बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको अपने इनपुट्स को इकट्ठा करना होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जो उनके गुड्स बन के आते हैं एज अ रॉ मटेरियल, एज अ फिनिश गुड्स, तो वो उसको आगे जो है कंज्यूमर के डिमांड पे इजीली बेच सके। ये जो सोसाइटी होती है इसको प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, जिससे कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो इजीली बार्गेन करके अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकें। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है और बहुत सारे इनपुट्स भी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, और फिर उनसे आउटपुट भी खरीदती है सेल के लिए। प्रॉफिट्स जो है वो मेंबर्स में बढ़ जाता है। वो किस बेसिस पे बढ़ता है? कि जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है मेंबर्स ने गुड्स को खरीदने में या फिर बेचने में। नेक्स्ट आपका आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करने में के लिए बनी है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बेच सकें। इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिन्होंने अपने गुड्स को, अपने आउटपुट को रीजनेबल प्राइसेस पे बेचना होता है। और सोसाइटी इसलिए बनती है जिससे कि मिडलमैन को अवॉइड किया जा सके और अपना कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हासिल किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके अपने मेंबर्स के बीच में, जिससे कि एक फेवरेबल मार्केट उनको मिले अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। इसमें जो है आउटपुट दिया जाता है मेंबर्स को इनपुट्स लेके, और आउटपुट कैसा प्रोवाइड किया जाता है? लाइक मार्केटिंग फंक्शंस की तरह, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, पैकेजिंग फैसिलिटी। इस तरीके की चीजें जो है वो मेंबर्स इस्तेमाल करती हैं ये सोसाइटीज, जिससे कि उनके लोगों को ये सब मिल सके बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे। और प्रॉफिट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो कि हर एक मेंबर ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो अपने आउटपुट के बेस पे। नेक्स्ट आपका आता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती हैं जो कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती हैं। बेटर इनपुट्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें वो मेंबर्स होते हैं, वो फार्मर्स होते हैं जो कि उन फार्मर्स के लिए जो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को पूरी तरीके से अच्छे से चलाना चाहते हैं, और इसका एम यही होता है कि लार्ज स्केल पे फार्मिंग करी जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ये सोसाइटी जो है बेटर क्वालिटी सीड्स जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करती हैं, मशीनरी उनको मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करती हैं। ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कल्टीवेशन को ही इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि फार्मर्स को एक अच्छा रिटर्न भी देती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है, जो भी फार्मिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी होती है। नेक्स्ट आपका आता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए होती है रीजनेबल टर्म्स पे अपने मेंबर्स को। मेंबर्स इसमें कौन होते हैं? जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है लोन के वे में, और इस सोसाइटी का एम होता है कि वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके एक्सप्लॉयटेशन से, और दूसरी चीज उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना हो लोन्स पे, इसलिए ये सोसाइटी बनती है। और ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करती है। ये सब इसकी एक्टिविटीज हैं और फंक्शंस हैं। लास्ट है आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर हम उसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनती है जिससे लोगों की हेल्प हो सके, उनको लिमिटेड इनकम में एक अच्छा घर मिल सके और रीजनेबल कॉस्ट पे मिल सके। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं जो कि रेजिडेंशियल हाउसेस को देखते हैं, बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं लोअर कॉस्ट पे, और फिर इनका एम ये होता है कि जो भी लोगों को हाउसिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग अपना घर नहीं खरीद पाते ज्यादा हाई रेट पे, तो उनके लिए ये कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उनको ये ऑप्शन भी देते हैं कि वो अपनी पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। और ये सोसाइटी जो है फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करती है, प्लॉट्स प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को, जिससे मेंबर्स जो हैं अपनी मर्जी से चाहें उस जगह पे हाउस यानी कि घर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले हमने पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ा, अब हमने टेबुलर फॉर्म में अच्छे से पढ़ा। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख के आएंगे और समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसलिए अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग या फिर उसके बारे में कुछ भी जानना है, मेरिट्स, डीमेरिट्स या फीचर्स,
तो इससे पहले की वीडियो आप मेरी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको 11th-12th क्लास की या फिर किसी और क्लास की भी PDF नोट्स या वीडियो लेसन्स चाहिए, पूरा हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।